अब आता है एक नया टॉपिक जो कि है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं हर एक चीज को। सबसे पहला कौन सा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग में मैनेजमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है गुड्स का, पॉलिसीज कैसे डिसाइड करी जाती हैं, पैकेजिंग कैसे होती है, प्राइस कैसे डिसाइड करे जाते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको भी हम देखने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे कि हमारे जो कैपिटल है उसको कैसे एलोकेशन करना है, फाइनेंस क्या होता है, इन सब के बारे में। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैसे होता है उससे रिलेटेड हम चीजें देखने वाले हैं, साइज, कलर, प्रोडक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। आगे के चैप्टर में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें सारे टॉपिक्स का, ये सारे 4 टॉपिक्स का शॉर्ट में हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन जो होता है गुड्स का वो कैसे होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द डिमांड। डिमांड कितनी है उस गुड्स की, उसको ध्यान में रख के प्रोडक्शन किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? फाइनेंस यानी कि हमारा जो बिजनेस में पैसा है, जो हमारे पास मनी है, उसको इस तरीके से अरेंज करना जिससे हमारी मोस्ट ऑफ द डिमांड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर पाए हमारे जितने फाइनेंस है उसके अंदर। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आगे क्या लिखा है? Whereas making arrangement of human resource in order to perform all these function is the function of human resource management. Human resource management क्या होता है कि इंसान को इस तरीके से हमें काम सौंपना जिससे हमारा ये सारा जो काम था, जो फाइनेंस अरेंज करने का काम था, प्रोडक्शन करने का काम था, वो सक्सेसफुली अचीव हो पाए। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स से हम ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ये इंसानों की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें नाम ही क्या दिया है? ह्यूमन। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक। सबसे फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये है फर्स्ट वन। ये एक ब्रॉड सेंस पे हम देख रहे हैं कि होता क्या है। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि जो गुड्स है हमारे या फिर कोई सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर यानी कि कस्टमर तक पहुंचानी, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है गुड्स को एक्सचेंज करना, मनी को एक्सचेंज करना, मार्केट की पूरी रिसर्च करनी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है चीजों का, सेल्स का कैसे हम प्रमोशन करेंगे जिससे हमारी सेल्स बढ़ पाए, फिर वो सारे गुड्स को स्टोर करके रखना, उसका इंश्योरेंस लेके रखना, क्योंकि अगर कुछ गुड्स खराब हो गए तो उसका इंश्योरेंस होगा तो हमें क्लेम मिल पाएगा। ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। Marketing management is such a process which decide the necessity of customers. It is converted into goods or services and then these goods or services are finally made available to customer, consumer और user. सबसे पहले हम मार्केट की रिसर्च करते हैं कि क्या नेसेसिटी है हमारे कस्टमर की, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज का एंड देन उसको फाइनली डिस्पैच कर देते हैं जिससे हमारे कंज्यूमर हो गए या यूजर्स हो गए, कस्टमर हो गए, सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। Thus it can satisfy the needs of a particular customer or a group of such people. इसके बाद हमें देखना है कि इसके मेन एलिमेंट क्या होता है, यानी कि मेन क्या क्या पार्ट्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो सर्विस प्रोवाइड करना, फिजिकल हमारे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पॉलिसीज डिसाइड करना, प्राइस पॉलिसी, फिर सेल्स में कैसे इंक्रीज लाना है वो देखना, एंड पैकेजिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसके हमें कुछ फंक्शंस भी दिए हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि प्रोडक्शन की डिजाइन कैसे होगी, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका अपीयरेंस यानी कि बाहरी दिखाव कैसा होगा, कलर कैसा है, प्रोडक्ट का साइज कैसा है, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेजिंग कैसी है, फिर गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, माल बिक गया जैसे कि कोई टीवी है तो उसमें होती है ना आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी होती है, वारंटी होती है, उसके बाद हमें सर्विस देने जाना पड़ता है। अगर वारंटी तक टीवी खराब हो गया तो हमें फ्री में सर्विस देनी पड़ती है कंपनी को। ये सारी चीजें किस में आती है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सपोज मेरा एक टीवी है, उसका साइज कैसा है, उसकी कंपनी कैसी है, शेप कितना है, प्राइस कितना है, वेट कितना है, टीवी एलईडी है या फिर डब्बे वाला टीवी है छोटा सा, तो उसका अपीयरेंस कैसा है, ये सारी चीजें किस में आती है? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स में आती है। फिर आता है प्राइस।
In modern time, a customer expects availability of better quality of goods at reasonable price. आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि कस्टमर जो है उनको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए बट एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि कम से कम दाम पे करना है कस्टमर्स को और अच्छे से अच्छी सर्विस उन्हें उठानी है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है या फिर जो सेलर है उसको अटमोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है किसको, प्राइस को। अगर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, बहुत कम कस्टमर आते हैं, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब द प्राइस डिसीजन इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसके अंदर, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट देना, फिर होलसेल और रिटेल सेल एंड कमीशन टू मीडिएटर्स। अमेजॉन जो कंपनी है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं वो क्या है, एक मीडिएटर है। अब मीडिएटर कैसे है, सपोज यहाँ पे मैं रहती हूँ, चलो दिल्ली में मैं रहती हूँ और यहाँ पे दूसरी प्लेस है वो है गुजरात। मैं कौन हूँ, मैं हूँ बायर, मुझे गुड्स खरीदने हैं और गुजरात में जो है वो एक सेलर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है अमेजॉन। तो अमेजॉन क्या हो गया, वो हो गया मीडिएटर बिटवीन बायर एंड सेलर। प्राइस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो क्या होता है, मीडिएटर को भी हमें कमीशन देना पड़ता है, जो सेलर है उसको कमीशन देना पड़ेगा मीडिएटर को, बायर नहीं देता है, सेलर हमेशा कमीशन देता है क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है फॉर सेलिंग आवर गुड्स। इसकी वजह से ही आता है प्राइस के अंदर। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आती हैं चीजें। डायरेक्ट सेलिंग हो गया, होलसेलर के थ्रू सेलिंग करना, रिटेलर एजेंट के थ्रू सेलिंग करना, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारा कुछ आता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर प्रमोशन करना हमारे प्रोडक्ट को, ये भी किस में आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। पब्लिसिटी हो गई, एडवर्टाइजमेंट करना हो गया, सेलिंग करना, सेल्समैन को बुला के उनको थोड़े प्रोडक्ट देने हैं, फिर उसको बोलना ये सारे सेल कर दो। कस्टमर को बेसिकली अट्रैक्ट करना जिससे वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, इसी को हम बोलते हैं प्रमोशन। बहुत बार न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट में भी देखा है कि कुछ कुछ यहाँ पे कूपन हमें बीच बीच में लगा के दे देते हैं कि इस बार सेल है, ये कुछ डिस्काउंट चल रहा है, या फिर फ्री का ऑफर होता है, बाय वन गेट वन फ्री। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, पब्लिसिटी यानी कि प्रमोशन में आ जाता है। बेसिकली ये सब कुछ होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे वो बिजनेस जो है वो हाई प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ये सारे थे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब हमारे फंक्शनल एरिया में सेकेंड स्टेप कौन सा दिया गया है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एवरी बिजनेस यूनिट टेक केयर ऑफ इट्स असेट। हम सब लोग, हमारे जितने भी बिजनेस यूनिट हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं उनके असेट का, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा। बट इन सब में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट असेट है वो क्या है, वो है एम्प्लॉय यानी कि ह्यूमन की अगर हम केयर करेंगे, हमारे जो वर्कर हैं अगर हम उनकी केयर करेंगे तो सक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, हाई चांसेस होंगे हमारे बिजनेस के ग्रोथ के। Business objective can easily be achieved if the employee is happy, if the employee is satisfied with the environment, and if the employee is being taken care. Due to such care, enthusiasm, loyalty, and feeling of oneness among employees develops. It increase their work efficiency. अगर हमारे बिजनेस में हार्मनी है, अगर हमारे बिजनेस यूनिट में सब मिलजुल के काम करते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो हमारा गोल अचीव हो पाता है। Meaning, human resource management is the process which takes into consideration matter like proficiency, knowledge, intelligence, likes, dislike, personal development, necessity, etc. of employee, integrates them with business objective and channelizes the business towards the path of success and profitability. हमने यही चीज हमने ऊपर पढ़ ली। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, वो आती है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, हम कहें तो स्टाफिंग से सिमिलर है या स्टाफिंग जैसा ही है, क्योंकि स्टाफिंग में भी सारी चीजें आती हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर हम इस पूरे वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन एक रिसोर्स है एंड उसका मैनेजमेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि स्टाफिंग।
अगर हम शॉर्ट में बोले तो स्टाफिंग ही है ये। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनेबल्स टू accomplish बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय वे ऑफ इंटीग्रेटिंग them विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के भी कुछ गोल है, जैसे कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, उनका ऑब्जेक्टिव है, तो अगर वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करें तो अल्टीमेटली उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और अगर एम्प्लॉयज अच्छी तरह अपनी पूरी मेहनत से प्रोडक्टिवली काम करेंगे, दिन रात भर लगाएंगे, तो सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स होगी सबसे ज़्यादा इसकी वजह से। तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉय की भी सैलरी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ की भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो थी वो भी सेटिस्फाई हो गई एंड बिजनेस का भी जो ऑब्जेक्टिव था वो भी सेटिस्फाई हो गया। फिर क्या बोला है? बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉय एज दे आर वैल्यूएबल असेट ऑफ द बिजनेस। यानी कि सबसे मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? वो है एम्प्लॉयज की देखभाल करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल असेट है हमारे बिजनेस के। अगर एम्प्लॉयज खुश तो बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर एम्प्लॉय दुखी हैं तो लेबर टर्नओवर रेट बढ़ेगा एंड हमारी कंपनी डूब भी सकती है या तो हम इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। It provides proper training and thus develops personnel for the job. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ट्रेनिंग का भी बात की गई है। अगर हमारे एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग मिल पा रही है तो हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक वर्कर है सपोज राम, उसको सेल्स में इंटरेस्ट है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उसको अगर हम वर्क सेल्स में देंगे तो हमारे बिजनेस का आउटपुट अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमने उसको अकाउंटेंट की जॉब दे दी या फिर कुछ और जॉब दे दी तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसकी वजह से यहाँ बोला गया है कि राइट पर्सन एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम। इसी की वजह से हम हमारे बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं अगर हमने ये सारे स्टेप फॉलो कर दिए तो। हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो भी एकदम एंथुजियाज्म होना चाहिए, वो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ हमेशा मोटिवेटेड रहें, उनमें हमेशा एंथुजियाज्म भरा रहे काम करने के प्रति। अगर वो एंथुजियाज्म है ही नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस यूनिट है उसके अंदर, तो हमारी गोल अचीव नहीं हो सकती एंड एम्प्लॉयज़ को भी मज़ा नहीं आएगा काम करने में। एम्प्लॉय बोरिंग फील करने लगेंगे थोड़े टाइम के बाद। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंस दी रखी है ह्यूमन रिसोर्स HRM के, हम वो देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड्स टू इंक्रीज। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर खुश हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो बिजनेस यूनिट भी इंक्रीज होता जाएगा। बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। बिजनेस की तरक्की होने लगेगी, उसकी प्रेस्टीज, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनने लगेगी। हायर स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो भी एक अच्छी मिलेगी। लो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगे, हायर गुड्स एंड सर्विसेज हायर स्टैंडर्ड के मिल सकते हैं हमें। फिर सारे एम्प्लॉयज के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस होगी, यानी कि सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होगी, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। फिर हमारी जो रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उन सबका। लेबर टर्नओवर रेट भी कम होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर देखा कि हम सब हार्मनी से रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी वजह से एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारी कंपनी में ही सेटिस्फाई हैं तो हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें आती हैं हमारे HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के थर्ड उस पे आ गए हैं, उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस में जो फाइनेंस है, यानी कि जो पैसा है, उसको किस तरीके से यूज करना, उसको किस जगह पे लगाना, यानी कि किस जगह एलोकेशन करना, जिससे हमें एफिशिएंट मैनर में आउटपुट मिल पाए। फाइनेंस क्या है? एक लाइफ ब्लड है, यानी कि बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमारा बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता है। कोई भी एक्टिविटी पैसे के बिना नहीं चल सकती, फाइनेंस के बिना नहीं चल सकती। अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल के लिए हमें पैसा चाहिए। अगर हमें कुछ सेल्स करना है तो हमने कुछ खरीदा, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो हर चीज के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोला गया है फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है ऑफ बिजनेस।
फाइनेंस हर जगह फाइनेंस हर जगह चाहिए रहता है। जैसे कि हमने कोई नई हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसको एस्टेब्लिश करना हुआ तब चाहिए, उसका थोड़ा सा एक्सपांड करना हुआ, हमारा बिजनेस छोटा था उसको एक्सपांड करना है तब भी हमें पैसे की ज़रूरत है। कुछ बिजनेस में चेंज लाना हुआ या फिर इंटीरियर डेकोरेशन बदलना हुआ तब भी हमें चाहिए ही चाहिए फाइनेंस। Financial management deals with the finance function of business. Financial function means the function of acquisition, utilization, and allocation of capital. These functions must be done in an ideal and efficient manner. फाइनेंस का जो एलोकेशन है, जो कैपिटल का एलोकेशन है, वो हमें ध्यान रख के करना होगा, इधर उधर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हमें एलोकेशन करना चाहिए फाइनेंस का, जो कि है मनी का। फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, यानी कि हमारे बिजनेस में हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, हमें वो एस्टिमेटेड अमाउंट ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर हमारे क्या क्या हमारे गोल्स है, फाइनेंशियल प्लान क्या है हमारे, उसका व्यू पॉइंट जो है वो ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर बिजनेस के अंदर हमें कुछ बजट भी बनाने पड़ते हैं कि इतने बजट के आगे हमें परचेज नहीं करनी है, इतने बजट के आगे हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारे फंड है उसको कहाँ का एलोकेशन करना, किस जगह पे एलोकेट करना जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए, ये सब कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना और जो हमारे फंड्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रिटर्न आएगा किस जगह से, फाइनेंशियल पॉलिसी डिसाइड करना, टैक्स कितना पे करना है, किस तरीके से पे करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आगे क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है उसको कन्वर्ट करके कंज्यूमेबल गुड्स में करना, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल था उसको हमने कंज्यूमेबल फॉर्म में कर दिया जिससे हम ह्यूमन उसको कंज्यूम कर पाए। जैसे कि हमारे पास गेहूं है, गेहूं की हमने रोटी बना दी तो क्या हो गया, हम गेहूं डायरेक्ट नहीं खा सकते, वो एक रॉ मटेरियल है, लेकिन उसकी रोटी बना दी तो वो क्या हो गया, हम कंज्यूम कर पाएंगे। किसकी मदद से हमने ये सब करा, ह्यूमन की मदद से करा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें आती हैं विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। मीनिंग, production management is the process which includes production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control. Production management में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, कितनी डिमांड है उसकी, उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी, कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन है कि नहीं एम्प्लॉयज़ के बीच में। फिर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो, और लास्टली उन पे कंट्रोल रखना कि कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है या फिर दो बार प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ध्यान रखना। इसके अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान। सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि हम प्रोड्यूस क्या करना है। टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, हमें थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है, जो हमें प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा, क्या मशीन चाहिए होगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी रॉ मटेरियल में। टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि पैकेजिंग कैसी होगी, कलर क्या रखना है उस प्रोडक्ट का, साइज क्या होगा, अपीयरेंस क्या होगा, ये सारी कुछ चीज़ें। टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, यानी कि हमें किस तरीके से हमें उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, मैन मेड करना है या मशीन से करना है, कि अगर मशीन से करना है तो कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। फिर लेआउट कैसा होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। फिर उसका रॉ मटेरियल चाहिए तो कहाँ से खरीदना है, कितने भाव पे खरीदना है, प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। और भी 2-3 चीज़ें आती हैं जैसे कि टू अंडरटेक एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट, यानी कि अगर हमारा खर्चा बढ़ गया है तो उसको हमें मेंटेन करके रखना एंड कम खर्चे में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके रखना। फिर वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, हमें जितना हो सके हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको सिंपल रखना एंड अलग अलग आइटम हमें प्रोड्यूस करते रहना। ये सारी कुछ चीज़ें किस में आती हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती है।
तो ये हमारा था फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड हमारा चैप्टर भी डन हो चुका है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। मैनेजमेंट कब से चलता आ रहा है? एंशियंट टाइम से, प्रिमिटिव एरा से चलता आ रहा है। बिना मैन के कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है। मैन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेट है हमारे बिजनेस का। एक बार समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो चलिए गाइस, लास्टली हम समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन किसने दी थी? कुन्स एंड ओडोनल ने दी थी। इसके बाद 6M वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी लर्न करने का ट्रिक, आपको कैसे लर्न करना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान एंड कंट्रोल करता है किन किन चीजों पे? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट पे। मैनेजमेंट और क्या प्रोवाइड करता है? कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स एंड लीडरशिप प्रोवाइड करता है। किसके लिए? हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए, इसकी वजह से। ये डेफिनेशन दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। हम याद कैसे करेंगे? GRT 6M। 6M यानी कि 6M वाली डेफिनेशन किसने दी थी? वो दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, यानी कि कहाँ कहाँ यूज होता है? तो यूनिवर्सल एक प्रोसेस है, यानी कि हर जगह वो यूज होता है। गोल ओरिएंटेड है, एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल ऑटोमेटिकली हम करते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट किसी एक के हिसाब से नहीं होती, एक खाली नहीं होता, उसमें ग्रुप यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, 2 से ज्यादा लोग होते हैं। फिर वो इंसानों के द्वारा करी जाती है, इसकी वजह से वो ह्यूमन प्रोसेस है। उसमें डिसीजन हमें करना पड़ता है टाइम बाय टाइम, तो वो डिसीजन प्रोसेस भी है। फिर उसको साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन भी कहा गया है। वो एकदम प्योर साइंस नहीं है, ना ही एक प्योर आर्ट है स्कल्पचर की तरह। वो एक स्वीट कॉम्बिनेशन है बोथ। इम्पोर्टेंस फिर हमने देखे थे कि हर एक फील्ड में नेसेसरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है मैनेजमेंट है, इसकी वजह से हमारे गोल्स अचीव हो पाते हैं, बिजनेस में सक्सेस होता है, जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो इंक्रीज होती है, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है एंड हमारा नेशनल भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाता है इसकी वजह से। फिर मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इसमें भी कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जिससे डिमांड एंड सप्लाई में होती है। फिर मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक कला है दूसरों से काम निकलवाने की एंड सब कोई ये नहीं कर सकता। फिर मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा गया है, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, वैसे मैनेजमेंट भी क्या है? एक प्रोफेशन है। फिर हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि था टॉप लेवल, जिसको हम सुप्रीम लेवल भी कह सकते हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ हो गया, ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं उनके। फिर हमने फंक्शंस देखे थे। फिर मिडिल लेवल कौन हो गया? उससे एक स्टेप नीचे वाले, उनको क्या बोलते हैं हम? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन आता है? डिविजनल एक्सपर्ट्स या फिर डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट, उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के। सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ये सारे इसमें आएंगे। फिर आता है बॉटम लेवल या फिर उसको लाइन लेवल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आते हैं सुपरविजन, जॉबर्स एंड फोरमैन, ये सारे कुछ आते हैं बॉटम लेवल के अंदर। फिर हमने इनके डिफरेंसेस देखे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पीपल कितने होते हैं? तो सबसे कम पीपल किस में होते हैं हमने वो देखा था, नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर कॉम्पिटेंसी, पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, डिसीजन कौन लेता है सबसे ज्यादा। तो अगर डिसीजन टॉप लेवल ने लिया तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो। मिडिल लेवल के डिसीजन इतने ज्यादा कम थोड़े मायने रखते हैं, टॉप बॉटम लेवल बहुत ज्यादा कम डिसीजन लेता है, हमने ये देखा था। फिर हमने फंक्शंस देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस हु विल डू व्हाट टाइप ऑफ वर्क एंड टू व्हाट एक्सटेंट। प्लानिंग एक फ्यूचर का प्रोसेस होता है, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग करी जाती है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या था कि हमें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। स्टाफिंग में क्या था? हमें ऐसे स्टाफ को रखना पड़ता है जो हमारे काम का हो, राइट पर्सन एंड राइट जॉब। फिर स्टाफिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रमोशन देना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर रिटायरमेंट फंड, ऑल दोज थिंग्स। डायरेक्शन मतलब क्या? गाइडेंस देना एंड सुपरवाइज करना हमारे एम्प्लॉयज को, जिससे हमारा गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अकम्प्लिश हो पाए।
कंट्रोलिंग में क्या था कि बैलेंस मेंटेन करना एंड हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए कम से कम रिसोर्सेज में, इस तरीके से हमें कंट्रोल करना हमारे एम्प्लॉयज पे। फिर हमने कोऑर्डिनेशन देखा कि कैसे हार्मनी से हमें काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। उसके बाद फंक्शनल एरियाज देखे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ब्रॉडली 3 चीजें आती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। ह्यूमन रिसोर्स में कैसा एम्प्लॉय है, उसके लाइक डिसलाइक क्या है, फिर इंटेलिजेंट कितना है वो एम्प्लॉय। ये बेसिकली स्टाफिंग की तरह हमने देखा था कि होता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर फाइनेंस को हमें ढंग से यूज करना सीख गए, हमारे बिजनेस में हम ढंग से यूज कर रहे हैं हमारे कैपिटल को, तो हमारा बिजनेस आगे की तरफ बढ़ सकता है। फिर हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट सीखा कि कैसे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे होता है। फिर प्रोडक्शन का प्लान करना सीखा, कंट्रोलिंग करना सीखा, ये सब कुछ हमने देखा। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं लास्टली एमसीक्यू की तरफ। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी करा देती हूँ जिससे आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाए। सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर इज नोन एज मैनेजमेंट। ये हमने पहले ही सबसे पहली डेफिनेशन में देखा था कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक कला होती है दूसरों से काम करवाने की, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एन एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसी टाइप की एक्टिविटी है, तो ये क्या है, उसका नेचर है, यूनिवर्सल नेचर है, यानी कि हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन हो, आर्मी हो, किचन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सब जगह यूज होती है, इसलिए वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। फिर क्वेश्चन 3 क्या है, What is the method that puts knowledge easily into practice called, यानी कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट। हमने पहले भी देखा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट मतलब क्या, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जिसको है उसको हम बोलते हैं आर्ट। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं प्रोफेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक हायरार्की देखी थी इस टाइप की, ट्राइंगल टाइप की, जिसमें क्या था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो कितने हैं, 3 लेवल हैं। Who are included in top level management, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। What is other name for bottom level management, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑफिसर्स लेवल के नाम से। फिर क्या है, which of the following is not included in any of the level of management, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता। सुपरवाइजर आता है, जॉबर्स सबसे नीचे यानी कि बॉटम लेवल में आता है, अकाउंटेंट भी आता है क्योंकि फाइनेंस में होगा तो मिडिल लेवल में हो गया, वर्कर्स ये एक ऐसा है जो किसी भी लेवल में नहीं आता। फिर क्या है, अगर प्लानिंग को ब्रेन बोला गया है तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा। अगर प्लानिंग ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर है। Which of the following is the function of marketing management, इन सब में से कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो है प्रोडक्ट मिक्स। लास्टली क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इन सब में से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन से यानी कि स्टाफ से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारा कुछ स्टाफ से रिलेटेड है तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा। अब हम देखते हैं 1 लाइन क्वेश्चन आंसर, इसको मैं आपको खाली बोल के बता दूंगी इसके आंसर, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट। व्हाट इज मैनेजमेंट, इसमें आप ऊपर से टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। Second question, in which activity management is necessary, management activity is necessary everywhere, example industries, defense management, politics, education, sports, religions etc, क्योंकि management हर जगह यूज होता है। Which level of management has the supreme authority to manage the business, कौन सी ऐसी पोजीशन है मैनेजमेंट की जिसके पास सबसे ज्यादा सुप्रीम यानी कि सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है कुछ भी डिसीजन लेने की, तो वो किसके पास होगी, ऑब्वियसली टॉप लेवल के पास, तो आएगा आंसर टॉप लेवल मैनेजमेंट।
मिडल लेवल मैनेजमेंट को और किस नाम से जानते हैं हम, तो ऑफिसर्स लेवल। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आंसर करा। बॉटम लेवल बोलो, ऑफिसर्स लेवल बोल लो या मिडल लेवल बोल लो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन 6, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग का काम करता है, तो इसका आंसर आएगा मिडल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि मिडल लेवल काम करता है इस बारे में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। What are the elements included in product mix? कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारा उसका अपीयरेंस कैसा है, ऊपरी दिखाव कैसा है, कलर कैसा है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, शेप ऑफ द प्रोडक्ट, वेट, प्रिंट ऑन द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स आफ्टर सेल सर्विसेज एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सारी कुछ चीजें किस में आती हैं, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। अब हमें इन तीनों का फुल फॉर्म बताना है। ये आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। आप वीडियो पॉज करें एंड कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ। सबसे पहला है IIM। ये हमने सब लोगों ने सुना है। अगर हम मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म तो हमें ऑलरेडी पता होना ही चाहिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज IIM। MBA, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये किस में आते हैं, ये टॉप लेवल में आते हैं। क्वेश्चन 2 भी देख लिया, क्वेश्चन 1 भी देख लिया, समरी भी देख ली एंड सारा चैप्टर भी देख लिया। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर आराम से समझ आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा समझाने के लिए एंड मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू एंड अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी आपकी मदद करी कुछ समझने में, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन below, that is Learn with Akshita, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, and you can also check out my channel जिसमें आपको और भी कुछ कुछ चैप्टर मिल पाएंगे। 12th के चाहिए या फिर 6th स्टैंडर्ड में चाहिए, अगर आपको कोई भाई बहन पढ़ता है, या 4th 5th के कुछ, तो I will upload videos soon, and yeah, till then, bye bye and see you guys, bye.